जो करने वाले काम होते हैं वो अभी भी हम करवाते हैं। मिनी सेक्रेटरीट मैंने बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मैंने बनवाया। यहाँ पर जो अंदर की जो मंडी है, दोनों मंडी मेरे पिताजी के हाथ की बनवाई हुई, दोनों मंडी। हॉस्पिटल हमने बनवाया, यहाँ का हॉस्पिटल है, बलवाने का हॉस्पिटल है, देगोट का हॉस्पिटल है, सौंद का हॉस्पिटल है, हमारा हसनपुर का हॉस्पिटल है, वो मैंने करवाई। और थोड़ा जो बहुत ज़्यादा इसका जो प्रचलन हुआ है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया की वजह से जो कई जो पर्दे पड़ जाते हैं किसी को, उसका दुष्प्रचार बहुत हो जाता है। उसको एक चीज़ को ऐसे वायरल करके लोगों की ओपिनियन चेंज करने का काम किया जाता है सारी चीज़ में। युवा पीढ़ी जो है जल्दी में, वो बहुत जल्दी एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं। नमस्कार, राजनीति.com में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आज मुखातिब करा रहे हैं आपको एक ऐसे राजनेता के साथ जो मिशन पर हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सत्ता को वापस लाने के लिए। एक ऐसे नेता जो राजनीतिक रूप से जितने ही आक्रामक हैं उतने ही मृदुभाषी भी हैं। एक ऐसे नेता जिनके पास फेहरिस्त है पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की, चाहे उसमें इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो या फिर राजीव गांधी ही क्यों ना हो। एक ऐसे नेता जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा में कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाने की। आप समझ ही गए होंगे, आज हमारे साथ हैं चौधरी उदयभान जी। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जी, जैसा कि मैंने परिचय में भी कहना चाहा, मिशन पर है हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस का झंडा एक बार फिर से गाड़ने को लेकर, बहुमत में कांग्रेस को लाने को लेकर। क्या लगता है कहाँ तक ये नाव पहुंची है और आगे के रास्ते कैसे दिखाई दे रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है और उसका ये परिणाम है कि एक साल लगभग मुझे हुआ है अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुए। अभी लगभग 26 पूर्व विधायकों ने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। जहाँ तक प्रश्न है हमारे जो रिस्पॉन्स मैंने बताया कि आपने देखा होगा, राहुल जी ने जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली थी और हरियाणा में जब एंटर किया तो सुबह 6 बजे किया था, भीषण सर्दी में। भीषण सर्दी के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर में कोहरे के अंदर राहुल जी ने प्रवेश किया था हरियाणा की सीमा में, मेवात के बॉर्डर पर। जी। सुबह 6 बजे आपने देखा होगा, खड़ी रैली देखी होगी, कुर्सियों पर रैली देखी होगी, इंतजार करते हुए देखा है, इंतजार करते हुए भी आपने देखा होगा। लेकिन सुबह कोहरे के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 6 बजे अगर कहीं रैली हुई तो वो हरियाणा के अंदर हुई। और उसके बाद जो लाखों लोगों का जो जन सैलाब निकल करके आया, चाहे वो मेवात में हो, चाहे सोना में, गुड़गामा में हो, चाहे फरीदाबाद की सड़कों में हो, और उसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला में जहाँ से भी रैली गुजरी, लाखों का जन सैलाब राहुल जी के लिए उमड़ पड़ा। पानीपत में लाखों की संख्या में बहुत ज़बरदस्त अभूतपूर्व रैली पानीपत के अंदर हुई, जो कि खुद राहुल जी ने भी कहा कि भाई हरियाणा में जितना जो रिस्पॉन्स मिला है उतना और दूसरे प्रदेशों से बहुत अधिक रिस्पॉन्स हमें हरियाणा में मिला है। इसके अलावा हमने फरीदाबाद पार्लियामेंट्री हल्के की रैली की फरीदाबाद के अंदर, सिरसा पार्लियामेंट्री हल्के की रैली की हमने फतेहाबाद के अंदर, हमने कुरुक्षेत्र की, करनाल की, सोनीपत की, इनकी सभी हमने पार्लियामेंट हल्के की रैली की। और अभी अम्बाला पार्लियामेंट हल्के की हमने जगाधरी में रैली की थी, विपक्ष आपके समक्ष के, और जो बहुत ज़बरदस्त लोगों का रिस्पॉन्स उसमें आया। सोनीपत में हमने बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाया, और रोहतक के अंदर कबीर जयंती समारोह, जो अपने आप में जो इतना ज़बरदस्त लोगों का जो रिस्पॉन्स मिला, वो उसमें
कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कहने की कि कितना भारी लोगों ने स्वागत किया, आगे उसमें आ रहे हैं। उदयवान जी, 90 विधानसभा सीटें, 10 लोकसभा की सीटें, उदयवान जी अपने क्षेत्र को कितना संभाल पाते हैं, कितना समय यहाँ पर दे पाते हैं? नहीं, मैं तकरीबन हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मैं यहाँ अपने हल्के में भी रहता हूँ। डेली 11 बजे तक मैं यहाँ पर लोगों को समय देता हूँ। उसके बाद मैं प्रदेश के कार्यों में निकलता हूँ। कभी चंडीगढ़ मीटिंग होती है तो वहाँ ठहरना पड़ता है तो वहाँ ठहर जाता हूँ, और कहीं ज़िले में कभी हिसार या कहीं दूसरी जगह जब दूर जाना होता है सिरसा तो वहाँ ठहर जाते हैं। जहाँ तक हमारे 200 किलोमीटर तक का वो जो एरिया आता है जाने का, वहाँ तक हम प्रयास करते हैं वापस रात को शाम को अपने यहाँ पर आए, हल्के में संभाल रहे हैं। फिर बात में हमारी टीम है, मेरा बेटा है देवेश, वो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, वो यूथ कांग्रेस का प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट रहा है, वो एससी डिपार्टमेंट का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा है स्टेट का, वो भी एक्टिव है, वो भी यहाँ पर मेरा वो सहयोग करता है, वो भी लोगों को संभालता है सारा। जो गांवों के प्रधान हैं या फिर शहरी इलाका है, सबके लोगों की जो परेशानी है वो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बदलती है। लोग जाहिर सी बात है कि आपको अप्रोच भी करते होंगे, चौधरी साहब हमारा काम करवाइए, हमारा ये करवाइए। कुछ व्यक्तिगत काम भी होते हैं, कुछ सामाजिक काम भी होते हैं। ऐसा समय जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उदयवान जी को उनके काम कराने में, अपने काम कराने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या फिर काम सामान्यतः हो जाते हैं? नहीं, मुझे कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। हमारा अपना व्यवहार है, अपना जो ना अधिकारियों से हमारा ठीक से तालमेल है। जो करने वाले काम होते हैं वो अभी भी हम करवाते हैं। मिनी सेक्रेटरीट मैंने बनाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स मैंने बनवाया। यहाँ पर जो अंदर की जो मंडी है, दोनों मंडी मेरे पिताजी के हाथ की बनवाई हुई, दोनों मंडी। हॉस्पिटल हमने बनवाया, यहाँ का हॉस्पिटल है, बलवाने का हॉस्पिटल है, दिगोट का हॉस्पिटल है, सौंद का हॉस्पिटल है, हमारा हसनपुर का हॉस्पिटल है, वो मैंने करवाई। हसनपुर की मंडी मेरे पिताजी ने बनवाई है, बड़ौली की जो मंडी मेरे पिताजी ने बनवाई है। हमने जो बिजली का यहाँ पर डबल कैपेसिटी होडल में करवाई। 66 kV का हमने हसनपुर में स्टेशन बनाया, 66 kV का हमने चांदट में स्टेशन बनाया था, 66 kV का भी औरंगाबाद में सब स्टेशन बनाया, और 220 kV का मीरपुर कोराली में हमने सब स्टेशन बनाया। तो जो विकास के जो काम थे, ITI मैंने कुशक के अंदर बनवाई। इतने आंकड़ों को याद कैसे करते हैं उदयवान जी? कमाल है, जो काम हमारा किया है वो तो हमारे उंगलियों पर रहना चाहिए। हमें अपने कराए हुए काम भी याद नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे हम कर पाएंगे। अब वो हमें देख नहीं रहा, ये जनता नहीं देख रही। चाहे वो पीने का पानी का है, चाहे सीवर का है, बस ऐसे हम 12 किलोमीटर से पानी लेकर गए, सीवर का होटल में जो व्यवस्था करवाई, तो ये सारे काम दिखाई देते हैं सारे। आपकी भी कोई व्यक्तिगत इंटरेक्शन अगर होती होगी सांसद जी से, तो रेस्पॉन्स रहता है उनका कुछ इस तरह का, या सुना ही नहीं? व्यक्तिगत इंटरेक्शन कभी कोई किसी विशेष प्रोग्राम में कहीं मिल जाते हैं, वैसे कोई ज़्यादा हमारा ऑफिशियली रहता नहीं है। हाँ, ठीक है। उदयवान जी, एक बात जो बार बार सुनने में आया करती थी वो ये कि कांग्रेस का जो कुनबा है वो एक नहीं रह पाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आपने जब जिम्मेदारी संभाली तो राजनीतिक गलियारों में, खासकर कांग्रेस लॉबी के अंदर, बातें रही कि नए अध्यक्ष जी आ गए हैं, अब चीज़ें बदल जाएंगी पहले से। आप व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की बातों को महसूस करते हैं कि कांग्रेस के बीच 19-20 का फर्क संगठन के तौर पर आगे बढ़ा है? देखिए, कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है, और जब भी कोई मौका होता है सारे कांग्रेसियन इकट्ठे होते हैं। अभी प्रभारी जी आए, सारे इकट्ठे थे। पहले जब भी शक्ति सिंह गोयल थे तब भी सारे इकट्ठे थे। राहुल जी आए, सारे सब इकट्ठे थे। हर मौके पर हर आदमी नहीं होते। एक उदयवान जी, सवाल मैं आपको कर रहा हूँ राजनीति का प्रोफेसर मानकर, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपका राजनीति में रहा है। एक वो दौर जब इंदिरा जी, राजीव जी के समय की राजनीति हुआ करती थी, प्रचार प्रसार के तरीके हुआ करते थे, चुनाव में जनता से कनेक्ट करने के तरीके हुआ करते थे। एक आज का दौर है जो कि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और चुनावी प्रबंधन का, इवेंट मैनेजमेंट का दौर है। बतौर राजनीतिज्ञ एक लंबा चौड़ा अनुभव होने के नाते आप किस तरह के बदलावों को देखते हैं? क्या वो बदलाव सकारात्मक रहे या राजनीति का स्तर गिरा है? देखिए, समय के अनुसार बदलाव होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो नैतिकता है उसका स्तर गिरा है, और थोड़ा जो बहुत ज़्यादा इसका जो प्रचलन हुआ है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया की वजह से जो कई जो
पर्दे पड़ जाते हैं, किसी को उसका दुष्प्रचार बहुत हो जाता है, उसको एक चीज़ को कोई ऐसे वायरल करके लोगों की ओपिनियन चेंज करने का काम किया जाता है सारी चीज़ में। राजनेताओं की कार्यशैली में भी बदलाव है इस चीज़ से। बिल्कुल, कार्यशैली में भी बदलाव है। कुछ जो नए लड़के हैं जिन्होंने शुरू से कंप्यूटर पे सीखा है, वो थोड़े से इसमें ज़्यादा तेज पड़ जाते हैं, हमारा जैसे पीछे रह जाता है। वो इसी को राजनीति मानते हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये सोशल मीडिया का कई नुकसान हैं, कई तरह की बातें। जो नए लड़के, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं भी इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने वाला था, जो नए युवा नेता आ रहे हैं वो पब्लिक से कनेक्ट कम करते हैं और सोशल मीडिया को ही राजनीति मान बैठे हैं। वो सोशल मीडिया पे ही वो चलते रहते हैं, वहीं आकर के फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनका आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और धरातल पे वो ज़मीन से नहीं जुड़ते। हम कांग्रेस पार्टी वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम नहीं सुनता तो सोशल मीडिया के जरिए तो हम अपनी बात, जो यूट्यूबर हैं उनके जरिए अपनी बात पहुंचा सके जनता के बीच में। ये हमारा सोशल मीडिया का ये एक आखिरी सवाल उदयभान जी मैं आपसे लेना चाहता हूँ, समय भी ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से आपने भी कहा कि राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक मर्यादाओं का जो स्तर है वो घटा है, और आपकी पीढ़ी के जब और नेताओं से बातचीत करते हैं हम, तो सामान्यतः सभी के मुंह से ये बात सुनने को मिलती है। वो नए लड़के, वो युवा नेता जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, अपनी इस फील्ड को छोड़कर वो महसूस करते हैं कि हमें राजनीति में आना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति का स्तर, मर्यादाएं, शिष्टाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो पुराने जो राजनीतिक थे ना, वो तो बहुत एक सेवा भाव से और उससे आते थे। अब कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया और ऐसे लोग आ गए कि जो मूल रूप से, जो असल में जिनको आगे आना चाहिए जनता की सेवा के लिए, वो पीछे रह जाते हैं। और जो धन कुबेर है, जो जिनके पास संसाधन हैं, वो उनका गलत इस्तेमाल करते हुए उसमें नीचे लेके गई। उसका बड़ा असर समाज में पड़ता है। आज जब भी कोई चुनाव होता है तो जो बहुत ही बेरहमी से, अब आप ये मानेंगे कि भाई मेंबर पार्लियामेंट के लिए या मेंबर ये असेंबली के लिए एमएलए का खर्चा क्या 24 लाख रुपए में हो जाता है क्या? ये कोई मानता है? अच्छा, जो एक सामान्य व्यक्ति है जो अच्छा है राजनीति में, वो इसलिए नहीं आ पाते, उसके पास में पैसे का इंतजाम नहीं, और पैसे का इंतजाम नहीं है तो और उसमें वो थोड़ा सा मार खा जाता है। और जो पैसे वाला है वो हर तरह के इस्तेमाल, हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, तो उससे कई बार, लेकिन सच्चाई की होती है। जो अच्छा जो है, मेहनती है, वो फिर भी जो है ना रुक नहीं सकता, हार जाएगा, एक बार दो बार हार जाएगा, लेकिन वो उभर के आएगा, उसकी बात आएगी। आज ज़रूरत है अच्छे लोगों की राजनीति मानने की, चरित्रवान लोगों की राजनीति मानने की, जो जनता का जो सेवा भाव रखते हैं, जिनकी सोच हो कि हम अपने प्रदेश को और देश को हम किस तरह से विकसित कर सकें, किस तरह से आगे ले जा सकें। जो मूलभूत समस्याएं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी वगैरह, ऐसी जो मूलभूत समस्याएं, सिंचाई के साधन हैं, उनकी तरफ फोकस कर सकें। आज ज़रूरत है हमें अच्छे जो लोग, अच्छे जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी फील्ड के हैं, वो आए, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे। देखो, राज्यसभा किसके लिए थी? राज्यसभा ये थी कि जो चुनाव नहीं लड़ सकते लोकसभा का, लेकिन बहुत अपने फील्ड के वो माहिर हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और अपने अपने फील्ड के वो माहिर हैं, उनके लिए राज्यसभा बनाई थी। लेकिन राज्यसभा का भी राजनीतिकरण हो गया, वहाँ पर ये समीकरण बैठाए जाते हैं, कहीं कास्ट बेस का, कहीं दूसरे बेस का, कि भाई ये उसका आदमी है, उसका आदमी, उसका आदमी है। वो जो है बुद्धिजीवी लोग, जो एक समाज को सही दिशा देने वाले लोग, अपर हाउस उसको राज्यसभा को कहा गया, जो कभी भंग नहीं होता, जो 6 वर्ष तक का जिसके चलता है, उसमें वो उसके लिए उम्र भी, जहाँ लोकसभा के लिए 25 साल, उसके लिए 35 साल है। जहाँ अनुभवी लोगों के लिए राज्यसभा बनाई थी,
और हर एक फील्ड के, चाहे वो उसमें डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई, हर फील्ड के उसमें जो एक्सपर्ट है वो लिए जाते थे, वो भी राज्यसभा का स्तर गिरा है। तो सारे ही इसमें राजनीति में स्तर तो गिरा ही है। इस विरासत को साफ करने की जिम्मेदारी लेकिन युवा पीढ़ी के ऊपर है। युवा पीढ़ी तो ज़्यादा नेगेटिव है। युवा पीढ़ी जो है ना, जल्दी में वो बहुत जल्दी एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी जो है ना, फिर वो उससे जुड़े नहीं रहते विचारों से और उससे संस्कारों से। उनको एकदम सीधा ये रहता है कि जल्दी से जल्दी मंत्री बनना है, फिर मुख्यमंत्री के सपने देखने लग जाते हैं। कई ऐसे आदमी होते हैं पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री के सपने देखने लगे, पहले जो उनको कैसे करके जुगाड़ वगाड़ करके एमएलए बन जाते हैं। तो जो एक अनुभव होना चाहिए वो नहीं मिलता। युवा पीढ़ी को बहुत संभल करके, जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर है, उन्हीं को इस देश का भविष्य संभालना है, उनको ही आगे लेकर के जाना है। तो उसमें जो है ना, अच्छे जो युवा जो अपने अपने एक्सपर्ट है हर चीज़ के, उनको आगे आने की ज़रूरत है। और जो ठीक से इसको देश को, भाई बुजुर्ग तो बड़े हैं, वो तो ये निकल गए, रिटायर हो गए, छोड़ देंगे। आने वाला तो युवा सबसे, हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवा, यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा हिंदुस्तान के अंदर है। तो युवाओं के ऊपर ये सारा दारोमदार तो युवाओं का है, लेकिन युवाओं को अपने जो अनुभवी लोग हैं उनसे अनुभव ग्रहण करके और एक सही दिशा में देश को ले जाने की जिम्मेदारी है, और उनको वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बहुत से युवा हैं, सभी तरह के युवा में बहुत अच्छे लोग हैं जो जिनकी सोच बहुत अच्छी है, पॉजिटिव सोच है देश को आगे ले जाने की, जोश उनको आगे लाने की जरूरत है। की उंगलियां भी पकड़ के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, अनुभव और जोश दोनों चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया उदयवान जी, बड़ी बारीकी से हमने बातचीत की, दार्शनिक पहलुओं पर बातचीत की और राजनीति के विषयों पर बातचीत की। आपने भी बहुत बेबाकी से अच्छी तरह से जवाब दिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजनीति.com बहुत बेहतर ढंग से पिछले 7-8 महीने से जो चैनल जो चला रहे हैं मोहित जी और मनोज जी, उसका हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सब जगह उनका वो नेटवर्क चल रहा है। तो उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि उनके जो भी टीम के लोग हैं वो एक आईना बन करके, जो लोगों का एक दर्पण बन करके, सच को सच और झूठ को झूठ, उसको पूरी तरह से जनता के सामने लेकर जाएंगे और एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ में वो अपने लोगों के बीच में जाएं और सारा जो न्यूट्रल होकर के पूरी तरह से अपना ये चैनल चलाएंगे जिस तरह से चल रहा है अब तक। जो चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा मुझे लगा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।